हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल एनालिस्ट पोस्टमार्टम, जहां हम करते हैं हर फाइनेंशियल एस्पेक्ट का बारीकी से पोस्टमार्टम। आज दोस्तों एक बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक पे हम डिस्कशन करने वाले हैं, जिसको सुन के शायद आप लोग कहोगे अमित क्या मजाक कर रहे हो, ऐसा क्या ऐसा थोड़ी ना होता है। तो जी हाँ, आज हम बात करेंगे मेंस अंडरवियर इंडेक्स। Oh my gosh! मेंस अंडरवियर इंडेक्स इकोनॉमी और पेज इंडस्ट्री, जो कि जॉकी का पेरेंट कंपनी है, इसमें हम देखेंगे कि क्या कोरिलेशन है, कि अंडरवियर की इकोनॉमी से क्या रिलेशन हो सकता है। आइए समझते हैं। एक लेजेंडरी अमेरिकन इकोनॉमिस्ट थे एलन ग्रीनस्पैन, जो यूएस के 13th फेडरल रिजर्व के प्रेसिडेंट रहे ऑलमोस्ट 19 साल के लिए, 1987 से 2006 तक। तो उनका एक फेवरेट इंडिकेटर था जिसको बोलते थे MEY, मेंस अंडरवियर इंडेक्स, जिसको वो फॉलो करते थे और जिसको आप समझ सकते हैं 1987 से 2006, जब यूएस एक वर्ल्ड पावर थी, उसके सामने कोई नहीं था, उस समय के वो प्रेसिडेंट थे और वो उस इंडेक्स को, मेंस अंडरवियर इंडेक्स को फॉलो करते थे इकोनॉमी की कंडीशन जानने के लिए कि इकोनॉमी कितने स्ट्रेस में है। तो आके समझते हैं कि है क्या ये मेंस अंडरवियर इंडेक्स। तो उनका कहना था कि इकोनॉमी जब भी स्ट्रेस में होती है तो उसका सबसे बड़ा इम्पैक्ट आता है मेंस अंडरवियर सेल्स इंडेक्स में, क्योंकि ऑब्वियसली वो विजिबल नहीं होती है, तो लोग अपनी स्पेंडिंग को पोस्टपोन करते हैं कुछ आने वाले टाइम के लिए, जब तक कि उनकी इकोनॉमिक कंडीशन सही नहीं हो जाए। और ये केवल एक कहने वाली बात नहीं है, इसको अगर आप हिस्ट्री का डाटा देखें 2007 से लेके 2008 तक, जब लेमन ब्रदर का रिसेशन आया था 2008 में, उस समय का ग्राफ आपकी स्क्रीन पे देखें तो उस समय MEY इंडेक्स ड्रास्टिकली डिक्रीज हुआ था यूएस में, जो कि रिबाउंड हुआ अगेन 2010 के अंदर। तो ये स्टैटिस्टिकली प्रूव करता है कि MEY इंडेक्स इज नॉट अ वेग इंडिकेटर, इट्स अ जेन्युइन इंडिकेटर जो एक इकोनॉमी की कंडीशन को डिफाइन करता है। आइए देखते हैं। तो ये तो हम समझ गए कि मेंस अंडरवियर सेल्स और इकोनॉमी कैसे कोरिलेट करती है। अब आइए देखते हैं कि इसका इम्पैक्ट हमारी पेज इंडस्ट्री, जो कि जॉकी की पेरेंट कंपनी है, जॉकी बहुत बड़ा ब्रांड है इंडिया में, तो उसकी जो पेरेंट कंपनी है पेज इंडस्ट्री, उसके रिजल्ट्स आए हैं थर्सडे को। तो आइए देखते हैं कि क्या पेज इंडस्ट्री के रिजल्ट्स इस थ्योरी को जस्टिफाई और प्रूव करते हैं। और अगर आप इस थ्योरी से एग्री करते हैं तो प्लीज गिव योर कमेंट्स कि क्या आप भी इकोनॉमी टाइम पे ऐसा कुछ करते हैं, अपने एक्सपेंडिचर को पोस्टपोन करते हैं, स्पेसिफिकली MEY इंडेक्स को। तो आप अपनी स्क्रीन पे देख सकते हैं पेज इंडस्ट्रीज के रिजल्ट फॉर मार्च क्वार्टर, और आप देख सकते हैं कि पेज इंडस्ट्री ने अपने बहुत ही खराब रिजल्ट प्रेजेंट किए इस क्वार्टर में, मार्च 2023 में, जिसमें उनका रेवेन्यू ड्रॉप हुआ ऑलमोस्ट 13% ईयर ऑन ईयर, और उनका नेट प्रॉफिट डिक्लाइन हुआ ऑलमोस्ट 50%, 58% ईयर ऑन ईयर। इतना खराब प्रदर्शन इतनी अच्छी कंपनी का, आखिर क्या रीजन है उसका? तो कुछ पॉइंटर्स जो पेज इंडस्ट्री और MEY इंडेक्स और इकोनॉमी को कोरिलेट करता है, वो है पहला, सबड्यूड डिमांड इन द मार्केट, की डिमांड प्रोडक्ट की बाय डिफॉल्ट कम हो रही थी इस क्वार्टर में। दूसरा, पेज इंडस्ट्री एक ऑनगोइंग ऑटो रेप्लेसमेंट सॉफ्टवेयर डिप्लॉय कर रहा है अपने सारे रिटेलर्स में, ताकि वो सप्लाई चेन को अच्छे से मैनेज कर सके और जो प्रोडक्ट की डिमांड हो वो फौरन उस डिस्ट्रीब्यूटर तक पहुंच जाए। उसका इम्प्लीमेंटेशन ऑनगोइंग है, जिसकी कॉस्ट उसने अपनी बैलेंस शीट में उसने रिफाइन करी है। आप देख सकते हैं उसकी बैलेंस शीट में CWIP उसने डिक्लेयर की है 150 करोड़ की, जो कि होता है कैपिटल वर्क अंडर प्रोग्रेस। तो इसका मतलब कि कैपेसिटी एक्सपेंशन डिप्लॉयमेंट इन प्रोग्रेस है, जिसकी वजह से उसमें एक्सपेंसेस आए हैं इस क्वार्टर में और उसका रिजल्ट खराब है बिकॉज ऑफ द सबड्यूड डिमांड, ऑनगोइंग हाई प्राइसेस ऑफ रॉ मटेरियल, क्योंकि कॉटन के प्राइसेस बहुत ज्यादा हाई थे पिछले दिनों में, जिसकी वजह से सारी कॉटन डिपेंडेंट इंडस्ट्रीज इंपैक्टेड थी और कंपनी पे वॉल्यूम प्रेशर डिफाइंड था। तो ये तो हो गया उसके रीजन जिसकी वजह से उसका खराब रिजल्ट आया है। अब इसके पॉजिटिव देखते हैं और देखते हैं कि कैसे एक रिटेलर ट्रैप होता है एक इन्वेस्टर्स और ऑपरेटर्स के गेम में, जिसकी वजह से उनकी साइकोलॉजी चेंज की जाती है रिटेलर की, और उसको फोर्स किया जाता है कि वो उस अच्छे स्टॉक से निकले, ताकि इन्वेस्टर्स उस अच्छे स्टॉक में लोअर दाम पे खरीद सके इन्वेस्टर और अपना प्रॉफिट लॉन्ग टर्म के लिए डिफाइन कर सके। तो आइए देखते हैं पेज इंडस्ट्री की चार्ट और बैलेंस शीट और डिफाइन करते हैं कि क्या ये रिटेलर्स के साथ धोखा हुआ है या फिर
एक नेगेटिव इम्पैक्ट की वजह से रिटेलर कैसे डरता है, जिसकी वजह से वो लॉस में आता है हमेशा। आइए देखते हैं। तो जैसा हमने कहा कि पेज इंडस्ट्री में बहुत ही खराब रिजल्ट्स आए इस क्वार्टर में, तो देखिए आखिर एक रिटेलर ट्रैप कैसे होता है आखिर में। तो डेफिनेटली क्वार्टरली रिजल्ट्स बहुत खराब हैं, 58% डिक्लाइन है प्रॉफिट्स में, और सेल्स में ऑलमोस्ट 13% का डिक्लाइन हुआ है, जो कि यहाँ पे साफ साफ विजिबल है। 969 करोड़ की सेल हुई है और प्रॉफिट्स हमारे 78 करोड़ के हैं कंपेयर टू लास्ट क्वार्टर 191, सो ऑलमोस्ट 50% से ऊपर का लॉस है नेट प्रॉफिट में और रेवेन्यू में। तो जैसा हमने बोला कि हाई रॉ मटेरियल, तो देखिए आप ओपीएम में इसका देख सकते हैं कि प्रॉफिट मार्जिन्स में, ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन्स में डिक्लाइन आया बिकॉज ऑफ रॉ मटेरियल कॉस्ट, जो कि बहुत ही एक्सपेंसिव थे। लेकिन अब देखिए क्वार्टरली बेसिस पे थर्सडे को रिजल्ट आए और उस पर लोअर सर्किट लगा क्योंकि क्वार्टर रिजल्ट खराब थे। अब देखिए एक बड़े इन्वेस्टर्स कैसे फायदा उठाते हैं ऐसे मौकों का और कैसे रिटेलर्स को ट्रैप करते हैं ताकि वो अपने शेयर्स बेचें, अच्छे शेयर्स बेचें, जिसको वो सस्ते दाम में खरीद पाए। हमने देखा क्वार्टरली रिजल्ट्स खराब है, एग्री, नो डाउट। एमयूआई इंडेक्स इकोनॉमी में स्ट्रेस है, जिसकी वजह से आप देख सकते हैं कि अंडरवियर कंपनी में प्रेशर का है, अच्छा खासा प्रेशर देखा गया मार्च क्वार्टर में, तो कि जो एमयूआई इंडेक्स को जस्टिफाई करता है। उसके बाद लेकिन अगर आप लॉन्ग टर्म स्टोरी देखें इसमें, मार्च 2012 से 697 करोड़, 2016 में 1700 करोड़, 2019 में 2800 करोड़, 22 में 3800 करोड़, और इस साल देखिए 4700 करोड़, ऑलमोस्ट 4800 करोड़ की सेल्स। तो अगर ईयर ऑन ईयर देखें तो कंपनी बहुत अच्छा ग्रोथ कर रही है, नेटवर्क एक्सपेंशन बहुत अच्छा हो रहा है इसके अंदर, और नेट प्रॉफिट भी 537 से 571 इस साल का। तो एनुअल बेसिस पे लॉन्ग टर्म में इस कंपनी में जरा से भी स्ट्रेस नहीं है, ये बस क्वार्टरली इम्पैक्ट है जिसका रिजल्ट थर्सडे और फ्राइडे को पेज इंडस्ट्री के स्टॉक पे आया। अब आइए देखते हैं कि रिटेलर कैसे ट्रैप होता है और पेज इंडस्ट्री में क्या हुआ पहले। तो जैसा हमने आज तक पहले बोला है कि चाहे इन्वेस्टमेंट हो या शादी, पास्ट देखना बहुत इंपॉर्टेंट है। तो आइए इसका पास्ट देखते हैं क्या हुआ है इसके पास्ट में। अगस्त 2012 में ये था ऑलमोस्ट 3000 रुपए का शेयर। तो एक चीज सोचने वाली बात है, अगर किसी ने इस अच्छे शेयर में 2012 में इन्वेस्ट किया होता तो आज उसके इन्वेस्टमेंट का 1700% रिटर्न उसको मिलता 10 साल के अंदर। तो इसलिए कहते हैं अच्छा शेयर के अंदर लॉन्ग टर्म में बने रहें। वो इस साल नहीं, अगले साल नहीं, पर पर्टिकुलर एक साल में वो आपको ऐसा रिटर्न देगा कि आपके पिछले वाले सारे पीरियड्स का रिटर्न आपको बराबर करके और एक बहुत ही अच्छा रिजल्ट। तो ये तो हो गई एक बात। अब देखते हैं कि इस शेयर में आखिर में हुआ क्या है। तो 2015 में उसने एक अपना हाई बनाया तकरीबन 16,500 रुपए का, जिसको उस हाई के बाद उसने एक अच्छा कंसोलिडेशन दिया ऑलमोस्ट 7-8 महीने का, और उसके बाद उसने नवंबर 16 में उसको फिर से ब्रेक करने की कोशिश करी, जिसको वो ब्रेक नहीं कर पाया, फिर से कंसोलिडेशन में गया, और फाइनली जुलाई 17 में 2 साल बाद उसने एक अच्छा सा ब्रेकआउट दिया, और बुल रन के बाद वो गया 16,000 रुपए से सीधा 35,000 रुपए, ऑलमोस्ट 100% रिटर्न। और कितने टाइम में? जुलाई 17 से लेके सितंबर 18, सवा साल के अंदर 100% रिटर्न, जो आप अच्छे शेयर में ही इमेजिन कर सकते हैं। अगर किसी ने यहां पे भी इन्वेस्ट किया होता पहले, तो भले ही उसको इस 2 साल में, 1.5 साल में रिटर्न नहीं मिला, लेकिन उस 2 साल के बाद जो रिटर्न मिलता ना, वो सारे पिछले लो रिटर्न्स को एवरेज आउट करके एक बम्पर रिटर्न दे सकते हैं। पर एनीवेज, तो उसके बाद उसने एक नया हाई बनाया 36,000। अब 36,000 के बाद एक नया हाई बनाने के बाद फिर से शेयर डेफिनेटली एक कंसोलिडेशन फेज में आता है, राइट? जो हमने बताया था फिबोनाची रिट्रेसमेंट का कॉन्सेप्ट, कि 33 to 50% शेयर रिट्रेस करता है अगर उसने अप साइड दिया है शार्प मूव। अब उसके बाद उसने फिर से कंसोलिडेशन आया, और लकी ने इन्वेस्टर्स को फिर से मौका दिया 16,000 रुपए पे इन्वेस्ट करने का 2 बार। अब इसके बाद उसने फिर से उसको बुल रन शुरू करी, जो कि बनाया 53,000 रुपीज, ऑलमोस्ट अगेन 100। अगर आप पास्ट हिस्ट्री देखेंगे तो हमेशा ये स्टॉक इन्वेस्टर्स को एक मौका देता है
इन्वेस्ट करने के लिए अपने पिछले सपोर्ट तक जाके 35,000 से वो 16,000 आया, जहां पे उसने 2 बार टच किया और उसके बाद फिर नई बुल रन शुरू करी। सिमिलरली 53,000 से ये पिछले सपोर्ट पे आया और अब दूसरी बार भी आ गया है सपोर्ट पे। क्योंकि लॉन्ग टर्म कहानी इसकी इंटैक्ट है, ग्रोथ नेटवर्क एक्सपेंशन बहुत अच्छा हो रहा है, तो ये शेयर अब देखिए कि आखिर में थर्सडे को हुआ क्या, कि कैसे रिटेलर्स को ट्रैप किया गया। आइए इसके लिए हम खोलते हैं 5 मिनट का चार्ट। थर्सडे को 41,000 पे क्लोजिंग हुई, उसके बाद रिजल्ट्स आए। अब फ्राइडे को जब मार्केट खुला तो मार्केट खुला लोअर सर्किट्स पे, कि और लोअर सर्किट पे कब आता है, जब HNI इन्वेस्टर्स कोई उसको मैसिव सेलिंग शुरू करते हैं उस पे, राइट। और देखिए कितने बजे लोअर सर्किट पे आया, 9:05 पे। अब 9:05 पे कोई रिटेलर तो अपना ऑर्डर पंच कर नहीं सकता है, ओनली HNIs अपने प्री ऑर्डर बुक करते हैं। तो 9:05 पे लोअर सर्किट इतना किया गया कि रिटेलर्स पैनिक में आ गए और ये आधा घंटे तक लोअर सर्किट पे रहा। अब एक चीज आप देखिए, जब लोअर सर्किट पे था यहाँ पे 9:20 पे, तो आप खुद सोचिए और कमेंट करके बताइए कि अगर लोअर सर्किट लगा हुआ है फिर रिटेलर किसी भी शेयर को परचेज करने की हिम्मत कर सकता है? कभी नहीं करता। रिटेलर के अंदर इतनी हिम्मत होती ही नहीं है कि वो लोअर सर्किट में खराब रिजल्ट्स में जाके परचेज करे। तो भी यहाँ पे 9:20 पे वॉल्यूम आए हैं, यहाँ पे परचेज हुआ है, तो किसने किया है? HNI ने यहाँ पे लोअर सर्किट पे परचेज किया और उसके बाद जब सर्किट खुला तो रिटेलर्स ने अपना स्टॉक घबराहट में बेचना शुरू किया, जिसको वो ले आए 35,000 तक। और उसके बाद देखिए, उसके बाद जब 35,000 आ गया, HNI को लगा ये बहुत अच्छा प्राइस आ गया, उसके बाद इसमें हुई परचेजिंग शुरू। और उसके बाद अगर आप पूरे दिन देखें, एक बार भी शेयर नीचे ड्रॉप नहीं हुआ। क्यों? क्योंकि रिटेलर्स जो घबराहट के निकल गए, वो सब निकल गए। उसके बाद ने केवल उसको खरीदना शुरू किया और खरीदते खरीदते उसको जो डे का जो सर्किट था उसके ऊपर जाके क्लोजिंग दिया 37,000 पे। और इसको अगर आप डेली चार्ट पे देखेंगे तो इस कैंडल पे देखिए, उस फ्राइडे कैंडल पे, कि इस प्राइस पे 37,000 पे मार्केट खुला, गिर के पहुंचा वो 35,000 पे। और उसके बाद उसके अंदर परचेजिंग आई, और परचेजिंग किसकी आई? हम समझ गए, HNI की। और वो परचेजिंग करते 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 वो उसको हाई तक ले गया 37,800, ऑलमोस्ट 38,000 तक, और फिर क्लोजिंग दी 37,000 पे। तो इस तरह से HNI कस्टमर्स अच्छे स्टॉक्स में रिटेलर्स को ट्रैप करते हैं ताकि वो घबरा के अपने स्टॉक्स लोअर प्राइस से बेचे, और वो उनके लिए एक अपॉर्चुनिटी होती है कि उस लोअर प्राइस को शेयर को परचेज करने के लिए और अपने इन्वेस्टमेंट्स को मल्टीपल फोल्ड्स इंक्रीज करने के लिए। तो होप आपको समझ आएगा कि क्या कोरिलेशन है MVI इंडेक्स, इकोनॉमिक कंडीशन और हमारी पेज इंडस्ट्री में। तो आप अपना एनालिसिस देख के, सोच के, समझ के इसमें अपना इन्वेस्टमेंट करें। कृपया ये केवल एक एजुकेशन पर्पस से वीडियो है, not for investment or any investment tips. Thank you, and please like and subscribe my channel if you like my video.